हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों, इट्सी पर अभी एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, वो है अकाउंट सस्पेंशन का। लगभग हर नए यूजर्स ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और इसके पीछे का रीज़न इट्सी ये बताता है कि आपने उनके टर्म्स एंड पॉलिसी को वायोलेट किया है और इट्सी आपको इसके लिए मेल भी किया है, जबकि आपको कोई भी मेल नहीं मिला होता है और आप अपने तरफ से भी कंफर्म होते हो कि आपने इट्सी पॉलिसी को वायोलेट नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, एक सच बात बताता हूँ, बहुत कम यूजर्स, खासकर नए यूजर्स, इट्सी पे अकाउंट बनाने की जल्दबाजी में वो इट्सी के टर्म्स ऑफ यूज को ध्यान से पढ़ते ही नहीं, जबकि अकाउंट बनाने से पहले इसे ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इट्सी टर्म्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण ही अकाउंट सस्पेंड हो रहा है। सो दोस्तों, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और आपको मेहनत करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इट्सी टर्म्स ऑफ यूज एंड पॉलिसी के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ, जिसका ये पहला वीडियो है। बस इट्सी पे अकाउंट बनाने से पहले इस वीडियो सीरीज़ को देख लेना। और दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि इन वीडियो सीरीज़ को देखने के बाद आपको इट्सी पॉलिसी से रिलेटेड पूरे यूट्यूब पर दूसरा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो इस वीडियो में मैं आपको इट्सी के चार्जेस और फ़ी जो सेलर से लिया जाता है, उसके बारे में, इट्सी का क्या पॉलिसी है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, ताकि इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके पास ना रह जाए। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करें। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इट्सी पे आइटम को लिस्ट और सेल करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। और दोस्तों, मैं आपको चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, बस इतना ज़रूर बोलूँगा कि वीडियो को पूरा देखना और सुनना। अच्छा लगे तो बस एक कमेंट कर देना, इतना ही मेरे लिए काफ़ी होगा। सो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने इट्सी शॉप पर किसी आइटम को लिस्ट करते हो, तो लिस्ट करने से लेके उस आइटम को सेल होने तक इट्सी आपसे क्या क्या और किस तरह चार्ज करता है, इसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। सो बेसिकली इट्सी आपको 3 तरह का चार्ज करता है। पहला है लिस्टिंग फ़ी, दूसरा है ट्रांजैक्शन फ़ी और तीसरा है पेमेंट प्रोसेसिंग फ़ी। और भी कुछ फ़ीस और चार्जेस है जो कंडीशनल और ऑप्शनल है, अगर आप इट्सी से उन सर्विसेज को लेते हैं तो ही। सो पहला है दोस्तों लिस्टिंग फ़ी। लिस्टिंग फ़ी इट्सी आपसे तब लेता है जब आप किसी आइटम को अपने इट्सी शॉप पर लिस्ट करते हो। प्रति लिस्टिंग के लिए इट्सी आपसे 0.20 यूएसडी यानी इंडियन करेंसी में लगभग ₹16.5 चार्ज करता है, चाहे लिस्टिंग आइटम बिकता है या नहीं। जब आप कोई आइटम लिस्टिंग करते हो तो फीस ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट अकाउंट में ऐड हो जाता है। अगर आप लिस्टिंग को ऑटो रिन्यू के लिए सेट करते हैं, यानी इट्सी के ऑटोमेटिक रिन्यूअल फीचर्स ऑटोमेटिकली आपके लिस्टिंग को 4 महीने के ड्यूरेशन के एंड में ऑटो रिन्यू कर देता है, मतलब आपको मैनुअली लिस्टिंग नहीं करना पड़ता है। तो इट्सी इसके लिए भी आपसे 0.20 यूएसडी यानी ₹16.5 फिर चार्ज करता है। अगर आप ऑटोमेटिक रिन्यूअल फीचर्स को ऑफ कर देते हैं तो फिर इट्सी आपसे करंट पीरियड के लिस्टिंग का ही चार्ज करता है। एक और कंडीशन में इट्सी आपसे लिस्टिंग फ़ी लेता है। अगर आपके पास एक ही लिस्टिंग में किसी आइटम का कई ऑप्शंस है और कोई ग्राहक अगर एक ही ऑर्डर में एक से ज़्यादा ऑप्शंस को खरीदता है, तो फिर इट्सी आपसे प्रत्येक एक्स्ट्रा ऑप्शन के लिए 0.20 यूएसडी चार्ज करता है। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा फ़ी तब तक आपके पेमेंट अकाउंट पर पोस्ट नहीं होगा जब तक कि ज़्यादा क्वांटिटी में सेल नहीं होता है। यदि आप एक ऑर्डर में एक से ज़्यादा आइटम को बेचते हैं तो फिर आइटम को लिस्टिंग करने के लिए इट्सी आपसे पहले ही चार्ज ले चुका है। आपके द्वारा बेचा जाने वाला एक्स्ट्रा क्वांटिटी के लिए इट्सी आपको 0.20 यूएसडी चार्ज करेगा। ये तो हो गया दोस्तों लिस्टिंग फ़ी। अब दूसरा है ट्रांजैक्शन फ़ी। ये इट्सी आपसे किस तरह लेता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ट्रांजैक्शन फ़ी इट्सी आपसे तब लेता है जब कोई ग्राहक आपके शॉप से खरीदारी करता है, यानी ट्रांजैक्शन फ़ी इसे केवल बेचने वाले आइटम पर ही लगता है। इट्सी लिस्टिंग पर आइटम का जो प्राइस आप सेट करते हो, उसका 6.5% ट्रांजैक्शन फ़ी इट्सी आपसे चार्ज लेता है। ये फीस आइटम के टोटल वैल्यू पर लगता है, साथ ही साथ डाक खर्च, गिफ्ट रैपिंग, ये सब भी है। अगर आप बायर से इसके लिए चार्ज करते हैं तो आप अपने पेमेंट अकाउंट पर इन चार्जेस को सेपरेटली भी देख सकते हैं। ट्रांजैक्शन फ़ी भी ऑटोमेटिकली आपके पेमेंट अकाउंट में पोस्ट हो जाता है। तीसरा है दोस्तों प्रोसेसिंग फ़ी। प्रोसेसिंग फ़ी एक सेट रेट प्लस आइटम का टोटल सेलिंग प्राइस का 1% होता है। ये रेट और परसेंटेज देश के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। ये आइटम के टोटल सेलिंग प्राइस से लिया जाता है, जिसमें इसका पोस्टेज फ़ी यानी डाक खर्च और कुछ टैक्सेस भी शामिल है। टैक्सेस के बारे में थोड़ा बोल दूँ दोस्तों, टैक्सेस और कुछ नहीं, इस मामले में वैट को ही कहा जाता है। वैट को ही कुछ देशों में जीएसटी, एचएसटी, एसएसटी, पीएसटी या क्यूएसटी के रूप में जाना जाता है। जिन देशों के इट्सी शॉप पर वैट लागू होता है उनमें इंडिया भी है। इंडिया में जीएसटी है, तो इट्सी इसे वैट के तौर पर ही लेता है।
वो सेलर्स जिन्होंने अब तक इट्सी अकाउंट में वैट आईडी सबमिट नहीं किया है, अगर वो वैट एलिजिबल सेलर्स है तो वैट फ़ी उनके पेमेंट अकाउंट के करंट बैलेंस में दिखाई देगा। अगर आपने अपनी वैट आईडी को सबमिट किया है तो फिर आपसे ये फ़ी नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, प्रोसेसिंग फ़ी प्रत्येक लेन देन पर लगता है जो इट्सी पेमेंट्स का यूज करता है। ये प्रोसेसिंग फ़ी आपके पेमेंट अकाउंट में दिखाई देता है और जमा करने से पहले ही काट लिया जाता है, जो इट्सी के ट्रांजैक्शन फ़ी से भी ज़्यादा होता है। इंडिया के सेलर से घरेलू बिक्री के लिए इट्सी इंडिया प्रोसेसिंग फ़ी लेता है, जो ऑर्डर का टोटल प्राइस का 3% प्लस 10 INR है। इसके अलावा बिक्री के लिए आइटम कॉस्ट प्लस डिलीवरी प्लस टैक्स तो है ही। जब आप किसी आइटम को लिस्ट और रिन्यू करते हैं, साथ ही जब आप कोई ऑप्शनल एक्स्ट्रा सर्विसेज लेते हैं तो उसके लिए भी इट्सी आपसे चार्ज लेता है। सो ये 3 हो गए इट्सी के बेसिक फ़ी, ये लगना ही लगना है। इसके अलावा एक और चार्जेस है जिसके बारे में थोड़ा बोल दूं, जो कुछ एक कंडीशन में लगता है। वो है करेंसी कन्वर्जन फ़ी। जब कोई सेलर अपने पेमेंट अकाउंट की करेंसी के अलावा दूसरे करेंसी में आइटम को लिस्ट करता है तो इट्सी अवेलेबल बैलेंस को सेलर के पेमेंट अकाउंट की करेंसी में कन्वर्ट कर देता है। ये कन्वर्जन पेमेंट अकाउंट में शो होता है। जब कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, इट्सी 2.5% करेंसी कन्वर्जन फ़ी लेता है और इसे आपके पेमेंट अकाउंट में शो किया गया सेलिंग अमाउंट से घटा देता है। यहाँ एक और बात बोल दूँ, अगर आप अपनी शॉप की करेंसी बदलते हैं तो आप 14 दिन के भीतर अपनी ओरिजिनल करेंसी और प्राइजेस पे वापस लौट सकते हैं। यदि आप 14 दिनों के बाद ये करते हैं तो आपके आइटम की प्राइजेस ठीक वैसा नहीं हो सकता जैसा आपने उन्हें ओरिजिनली लिस्टिंग किया था। और अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट रिसीव करते हैं तो फिर करेंसी कन्वर्जन का ज़रूरत नहीं होता है। इंडिया में एक इट्सी सेलर के रूप में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू इंडियन बायर्स से पेमेंट ले सकते हैं। इट्सी पे ये सब एक थर्ड पार्टी रेजर पे द्वारा प्रोसेस किया जाता है। अब रेजर पे क्या है, इसके बारे में मैं आगे वीडियो में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इट्सी पे ये इंडिया पेमेंट टर्म्स के अंडर आता है। अब ये इंडिया पेमेंट टर्म्स क्या है, इसका क्या क्या कंडीशन है, ये सब जाने बिना अगर आप इट्सी पे अकाउंट बनाते हैं तो वो डेफिनेटली सस्पेंड होगा ही होगा, क्योंकि इंडिया में इट्सी पेमेंट्स अवेलेबल नहीं है। जिन देशों में इट्सी पेमेंट अवेलेबल है उनमें इंडिया नहीं है। यूपीआई, नेट बैंकिंग इंडिया के लिए तो स्पेसिफिक है, लेकिन दूसरे देशों के यूजर्स के लिए ये अवेलेबल नहीं है। तो फिर आप इंडिया के बाहर से पेमेंट कैसे लेंगे? इसके लिए आप पेपाल के थ्रू भारत के बाहर के बायर से पेमेंट ले सकते हैं और पेपाल के थ्रू पेमेंट लेने पर कन्वर्जन फ़ी का भी कोई झंझट नहीं रहता है। इट्सी ने इंडियन सेलर्स के लिए एक थर्ड पार्टी रेजर पे के साथ कॉन्टैक्ट किया है, जो आपको पेमेंट से जुड़ा हुआ सर्विसेज देगा। ये एक पेमेंट एग्रीगेटर एंड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 PSSA के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऑथोराइज्ड है, जो कार्ड प्रोसेसिंग, डिसबर्समेंट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, फ्रॉड एनालिसिस, करेंसी कन्वर्जन, एक्सचेंज, रिफंड जैसी सेवाएं देता है। आप जब इट्सी पर अकाउंट बना रहे होते हो उसी समय आपको यहाँ भी एनरोल करना पड़ता है। यहाँ भी आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ता है। सबमिट करने के 3 से 5 दिन के भीतर रेजर पे आपके एनरोलमेंट को कंफर्म कर देता है। उसके बाद ही आप इंडिया में बायर से लेन देन कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ जानना ज़रूरी है, यहाँ पे एनरोल करने के बाद अगर आप अनएनरोल करना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में बायर्स को सेल करना आपके बिज़नेस के लिए लॉस है, तो कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। आप अपने शॉप के भीतर बायर्स को अलर्ट कर सकते हैं कि आप इंडिया में डिलीवरी नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एक शॉप अनाउंसमेंट ऐड कर सकते हैं या फिर एक स्पेसिफिक लिस्टिंग अपडेट कर सकते हैं, ताकि आप बायर्स को ये इंडिकेट कर सके कि आप केवल इंटरनेशनली डिलीवरी करते हैं। अगर इसके बाद भी इंडिया में कोई ग्राहक है आपसे ख़रीदारी करता है तो आप तुरंत ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं और रिफ़ंड कर सकते हैं, या फिर बायर को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप इस समय उनके ऑर्डर को पूरा करने में सक्षम नहीं हैं। इंडिया में स्थित सेलर्स एंड बायर्स के बीच इट्सी प्लेटफॉर्म पर लेन देन के लिए बायर्स रेजर पे के माध्यम से टोटल अमाउंट का पेमेंट कर सकता है, जो कि बायर्स के डैशबोर्ड में दिखेगा। रेजर पे इट्सी को दिया जाने वाला कमीशन काट लेता है, जिसमें सर्विस कॉस्ट, सब्सक्रिप्शन फ़ी और एडवर्टाइजिंग फ़ी भी शामिल है, और नेट अमाउंट को आपके इंडिया के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ये पेमेंट फैसिलिटी इस प्लेटफॉर्म पर इंडियन सेलर्स को ही ऑफर किया गया है, जो आइटम्स को इंडियन बायर्स को सेल करते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है दोस्तों, अगर इट्सी को किसी भी तरह से ये नोटिस मिलता है कि आपके शॉप का कंटेंट और एक्टिविटी थर्ड पार्टी पॉलिसी को वायलेट कर रहा है,
तो इट्सी आपके खिलाफ इमीडिएट एक्शन लेगा, जिसमें ट्रांजैक्शन कैंसिलिंग, आपके शॉप पर लिस्टिंग को डिसेबल करना, आपके अकाउंट को टर्मिनेट या सस्पेंड करना भी शामिल है। सो दोस्तों, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत से यूजर्स अकाउंट सस्पेंशन का प्रॉब्लम ऑलरेडी झेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें इट्सी पॉलिसी के बारे में प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, और ये सब जाने बिना ही वो इट्सी पर अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं। और अगर इट्सी को थोड़ा सा भी लगा कि उनके पॉलिसी वायोलेट हो रहा है, तो वो उसी समय साथ ही साथ अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम आपको फेस ना करना पड़े, इसीलिए मैं इट्सी पॉलिसी, इट्सी के टर्म्स एंड कंडीशन, इसके ऊपर ये वीडियो सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसका ये पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो हो सके तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।